अगर आपको पता चले। पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है और जैसे वहाँ के नेता दिल्ली तक जा रहे हैं, मीटिंग करके आ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं मीटिंग इसलिए की, फिर कुछ लोग कहते हैं, विपक्षी कहते हैं नहीं नहीं साहब आप इसलिए मीटिंग करके आए हैं। वहाँ पे मॉर्निंग वॉक किस्म के मजाक किए जा रहे हैं एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में। वहाँ पे फिल्मी सितारों का जमघट लग रहा है जहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी पे बातचीत हो रही है। ऐसी चीज़ जो आजकल फिल्मी सितारों में कम देखने को मिलती है, उनकी कम चिंताओं में ये जाहिर होती है। साथ में किसी नेता को दिल्ली लाना होता है पेशी के लिए तो लोकल पुलिस अरेस्ट कर लेती है, कहा जाता है दिल्ली जाने से बचाने के लिए लोकल पुलिस अरेस्ट कर ली। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हाल फिलहाल बंगाल जो है काफ़ी गर्म रहा है बहसों में, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहा और इस तापमान की वजह क्या है, क्यों है, कैसी है, इस सब पे इस सत्र में बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ होंगे गौतम लाहिड़ी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, सालों से बंगाल की राजनीति पर नज़र रख रहे हैं, ऐसे पत्रकारों में से एक हैं जिनको कहा जाता है कि उनको अंदर खाने की खबर बहुत मालूम रहती है, बहुत कुछ पता रहता है इनको। और साथ में हैं हमारे जयदीप मजूमदार जो स्वराज के एसोसिएट एडिटर हैं और वो भी सरकार के काम पर, उसकी सरकार की पॉलिसीज़ पे पैनी नज़र रखते हैं और लगातार लिखते पढ़ते बोलते रहते हैं। गौतम जी और जयदीप जी, आप दोनों लोग का नेता नगरी में बहुत बहुत स्वागत है सर। गौतम जी, मैं आपसे ही बातचीत शुरू करता हूं। गौतम जी, बंगाल में जो एक रीसेंट की गहमागहमी है वो किस वजह से देखी जा रही है? मैं थोड़ा सा टाइमलाइन को ट्रेस करते हुए बातचीत करूंगा कि कब, क्या, कैसे, क्यों। जो 5W1H एक पत्रकारिता का फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा थोड़ा यहां फॉलो करूंगा, थोड़ा थोड़ा हो सकता है मैं थोड़ा भड़कूं। तो पश्चिम बंगाल में ये जो अभी की गहमागहमी है वो किस वजह से है? नेताओं के बीच में टसल है, बीजेपी में खुद में टसल है, बीजेपी टीएमसी की जो टक्कर है, शाश्वत टक्कर है, वो तो हो ही रही है, लेकिन अभी इतना ज्यादा तेज चीजें क्यों हुई कि फिल्मी सितारों तक को आना पड़ा है? देखिए, बात यह है कि जब 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी को बहुत सालों के बाद जो इतना बड़ा कामयाबी मिला, मैं मानता हूं कि 77 सीट उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे 70 में आ गया, 7 लोग छोड़ के चले गए। 38% वोट मिला था जो कभी वामपंथी को होते थे। तो वामपंथी की जगह भाजपा अभी बीजेपी बंगाल में टीएमसी का मूल विरोधी शक्ति है। आपको पता ही होगा कि 2024 आने वाला है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीट जीती थी, वो भी एक रिकॉर्ड माना जाता है भाजपा के इतिहास में। बंगाल में कभी कोई विरोधी पक्ष, जैसे पहले कांग्रेस का सबसे ज्यादा उसका कामयाबी था 16 सीट 1984 में, लेकिन बीजेपी को जो 18 सीट मिले हैं तो इसके कारण उनका जो जनाधार बढ़ा है, ये जनाधार को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी चाहते हैं वो भी अपना राष्ट्रीय स्तर पे अपना कदम रखना चाहते हैं। इसलिए जो 18 सीट है बीजेपी का उसको कैसे कम किया जाए, बीजेपी चाहते हैं कैसे 18 या 18 को प्लस किया जाए। इसके लिए पॉलिटिकल घमासान शुरू हो गया है। साथ साथ अगला साल में पहले में शायद पंचायत चुनाव होने वाला है। आपको पता होगा पंचायत चुनाव में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। बंगाल तो पॉलिटिकल संघर्ष के लिए मशहूर है, बाकी देश में उतना नहीं होता है जितना बंगाल में होता है। पॉलिटिकल कब्जा और जमावड़ा अपना बजाय वजूद रखने के लिए ये हद तक कोई पॉलिटिकल पार्टी जा सकते हैं। इसलिए भाजपा के साथ जो उनका हाल में जो हुआ है, कुछ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, कोर्ट का आदेश पे और उसका इंक्वायरी चल रहा है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो बहुत बड़ा घटना है निस्संदेह। इसलिए ममता बनर्जी सरकार चाहते हैं कि कैसे भाजपा को वहां पे ज्यादा से ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए। इसके कारण ही पॉलिटिकल कारण से ही वो घमासान हो रहा है। आपने जो शुरुआत में एक बात कही है, लेकिन 2021 के बाद जो बीजेपी को कामयाबी मिला था, बीजेपी को जो कंसोलिडेट करना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि उतना कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाजपा के अंदर गुटबाजी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी तो खुले आम आप देखेंगे कि पूर्व अध्यक्ष जो थे दिलीप घोष, जो अभी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट रहा है नेशनल, उसके साथ शुभेंदु अधिकारी का सीधा
बयानबाजी चल रहा है उस हाँ गरीब सर, मतलब गौतम जी ये तो बड़ा रोचक है कि बीजेपी के दो बड़े नेता एक दूसरे को मॉर्निंग वॉक पे अब मैं उसको बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, 2 बार बोल के लग रहा है, लेकिन मॉर्निंग वॉक पर एक दूसरे को बयानबाजी कर रहे हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता हूँ, तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा है कि मुझे देखकर कई सारे लोग मॉर्निंग वॉक करने लगे हैं। तो ये मतलब ये भी एक क्वेश्चन है कि बीजेपी अपनी फाइटिंग अभी तक नहीं बचा पाई है, क्योंकि 2021 में भी ये फाइटिंग था सर। आपको याद होगा कि बीजेपी के बागियों ने और बीजेपी के अंदर की लड़ाई की वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय था कि तृणमूल से बहुत सारे विधायक और कम से कम 100 के ऊपर लीडर बीजेपी में ज्वाइन किया था। उसके लिए बीजेपी का जो खास कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर एक समस्या थी उनको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग चाहते थे कि शायद भाजपा इस बार कोई अच्छा फल का दिखाएंगे, तो इसलिए बहुत लोग चाहते थे कि वो विधायक ना बने। विधायक के उम्मीदवारी के लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा था। लेकिन मैं एक बात आपको इसके साथ साथ बता दूं कि हाल में गंगा में बहुत पानी बह गया है। जो ममता बनर्जी को आप देख रहे थे भाजपा के साथ इतना संघर्ष में थे, वो राज्य में है, लेकिन केंद्र में अभी दिखाई दे रहा है कि शायद वो केंद्र सरकार के साथ कोई तालमेल कर रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा कि गृह मंत्री अमित शाह गए थे इंटर स्टेट काउंसिल का मीटिंग, लेकिन ममता बनर्जी का रिक्वेस्ट पे उन्होंने ममता बनर्जी का दफ्तर में भी चले गए और उसके साथ क्या बातचीत हुई, वो 14 मंजिल में उसका दफ्तर है, उसमें कहा जाता है कि 16 मिनट बात हुई है, लिफ्ट में दोनों एक साथ गए। क्या बात हुई दोनों लोग में, क्या सुनते हैं सूत्रों से आप लोग? किसी तरह से कोई कुछ ने नहीं बताया। कुछ फोटो जो आया है सबने देखा है कि अमित शाह नमस्कार कर रहा है, ममता जी उसका हाथ पकड़ रहे हैं। ममता जी गृह मंत्री का हाथ पकड़ के जो बोलना चाहते हैं, इसमें दोनों का जो केमिस्ट्री पहले था वो केमिस्ट्री बदल गया है। और एक बात आपके साथ साथ कह दूं कि पहली बार शायद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी को एक मंच पे दिखाई देगा 30 दिसंबर। तो साल का जो अंत हो रहा है वो अंत एक नया पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायनामिक्स हो रहा है कि नहीं, ये चर्चा का विषय है बंगाल में और ये देखने लायक है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी सारे स्टेट गवर्नमेंट को अलर्ट किया गया कि प्रधानमंत्री आ रहा है, इसके लिए सारी व्यवस्था किया जाए। जैसे अमित शाह के लिए भी किया था, वहां पे तो रेड कारपेट होता नहीं है, ब्लू कारपेट होता है, ब्लू कारपेट वेलकम किया था। यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए भी उन्होंने इस तरह इंतजाम कर रहा है। एक कोई नेवी का फंक्शन है, दोनों रहेंगे। इसके साथ पहली बार बहुत दिन बाद प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन उद्घाटन करने जा रहा है, फ्लैग अप करने जा रहा है, जिसमें ममता बनर्जी भी रहेंगे। कलकत्ता से न्यू जलपाईगुड़ी नॉर्थ बंगाल ट्रक, एक नया वंदे भारत जो ट्रेन भारत की सारी राज्यों में हुआ है, ये पहली बार बंगाल में भी हो रहा है, वो भी प्रधानमंत्री स्वयं खुद जाके उद्घाटन करेंगे। ये जो नया और साथ साथ एक ही साथ राहुल गांधी का जो न्योता था भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने के लिए, वो टीएमसी ने रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया। उन्होंने बोला राहुल गांधी कौन होता है, ये पार्टी का प्रेसिडेंट अध्यक्ष की तरफ से आना चाहिए था, राहुल गांधी का कहने पर हम जा नहीं सकते। कांग्रेस से दूरिया, साथ साथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ जो पहले उनका जो रुख था उसमें थोड़ा बदल दिखाई दे रहा है। ये बंगाल में बहुत सारी चर्चा और खास तौर पे वामपंथी, मेरे ख्याल में राज्य बीजेपी का इकाई भी थोड़ा बहुत घबरा हुआ है कि क्या कुछ तालमेल केंद्र के साथ ममता बनर्जी के हो रहा है तो उनका फ्यूचर क्या होगी। तो ये एक पॉलिटिकल कुछ सीन बदल रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चेहरा होगा मेरे ख्याल में नया साल में कि बंगाल और केंद्र के साथ संपर्क में। लेकिन जो आप जिस इक्वेशन की ओर इशारा कर रहे हैं गौतम जी, वो काफी रोचक इक्वेशन हो सकता है कि कांग्रेस को रिजेक्ट करके ममता बनर्जी केंद्र की तरफ देख रही हैं, किस हसरत से देख रही हैं, किस मोटिव के साथ देख रही हैं या कितनी मजबूती के साथ देख रही हैं, वो एक अलग कहानी है, वो आगे दिनों आने अनफोल्ड होगी। मैं आपसे एक और छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद मैं जयदीप जी के पास चलता हूं। ममता जी का जब नाम आता है तो उनके साथ बंगाल में हाल फिलहाल में एक नाम जरूर लिया जाता है उनके अपोजिट में, शुभेंदु अधिकारी का। और शुभेंदु अधिकारी के बारे में इस समय जो चल रहा है वो काफी अच्छी खबरें नहीं चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी को आरएसएस की मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है। दिलीप घोष के साथ जो झगड़ा उनका चल रहा है, जिसके बारे में भी हमने बात की, वो तो जो चल ही रहा है सबको पता है। और शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आकर अमित शाह से मीटिंग करते हैं और उसके 2 वर्जन आते हैं सामने।
शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो वर्जन आता है, मीडिया की तरफ से जो वर्जन आता है वो अलग होता है, टीएमसी अधिकारियों की तरफ से जो वर्जन आता है वो अलग होता है। तो क्या और इसमें एक और बात मैं अंडरलाइन करूंगा कि नवंबर में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में भी एक मुलाकात हुई थी। तो इस पूरे जो इक्वेशन सीन बदलने की जो आप कहानी बता रहे हैं सर, इसमें शुभेंदु अधिकारी को क्या पद छोटा किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, साइडलाइन किए जा रहे हैं, या किस हैसियत से और किस पॉलिटिकल कैपेबिलिटी के साथ उनकी तरफ देखा जा रहा है? देखिए, एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि बंगाल बीजेपी में दो गुट में स्ट्रेट अभी बढ़ चुके हैं। एक साथ शुभेंदु और राज्य का अध्यक्ष सुकांत मजूमदार साथ साथ ही दिखाई दे रहा है, लेकिन दिलीप घोष का एक गुट जो अलग है, ये तो दिखाई दे रहा है। हाल ही में एक घटना हुई आसानसोल में, जहाँ पे रजाई और डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी, वहां पे एक हादसा हुआ, कुछ बहुत लोग घायल हो गया था। उसके बाद से बंगाल में चर्चा है, बहुत जगह पे शुभेंदु को सारे जिला में दिखाई नहीं दे रहा है। तृणमूल की तरफ से पोस्टर लगाया गया कि शुभेंदु अधिकारी मिसिंग। तो ये एक पॉलिटिकल मसला जी शुभेंदु का जो देखते हुए आप जो बोल रहे हैं कि शुभेंदु को दरकिनार किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत टीएमसी उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल भी कर रहा है। दूसरी बात यह ये मानना ही पड़ेगा शुभेंदु, आई एम सॉरी मैं टोकूंगा सर आपको, आई एम सॉरी मैं टोकूंगा सर आपको। आपने कहा कि टीएमसी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्या उसके पहले वाली बात कि शुभेंदु को साइडलाइन किया जा रहा है, क्या ये बात भी कहीं ना कहीं अब लोगों को वहां पे लोगों के मन में आ रही है, या बीच में वहां पे पॉलिटिकल अंदर खानों में बातचीत हो रही है? क्योंकि सीबीआई के ऑफिस में कस्टडियल डेथ होती है, उसके लिए भी शुभेंदु अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उनका इस्तीफा मांगा जाता है सर। कारण है कि शुभेंदु को डेट का अनाउंस किया था, बड़े घटना होने वाला है, तो उसमें एक दिन ये हादसा हो गया, सीबीआई का कस्टडी में एक डेथ हो गया, उसके लिए भी तृणमूल उसका। लेकिन जो आपने कह रहे, मैं पहले बता दूं, तृणमूल में जब थे शुभेंदु, वो ममता बनर्जी के बाद सबसे प्रिय लोकप्रिय नेता थे। आज भी उसका मास फॉलोइंग, भाजपा में ज्वाइन करने के बाद भी जो मास फॉलोइंग है शुभेंदु का वो है। बाकी बीजेपी का सारे लीडर मास लीडर है ही नहीं, ये आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए जो दरकिनार का बात है, शुभेंदु पार्टी को पूरा अपना हाथ में लेना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनका डायरेक्टिव से ही पार्टी चले, ये शायद उनका एक आग्रह है, जिसके कारण पार्टी में कुछ नाराजगी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दरकिनार का बात है, मुझे नहीं लगता है कि उतना बीजेपी के पास ऑप्शन भी है नहीं केंद्रीय नेतृत्व के बाद, शुभेंदु को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन जब दिल्ली में आए थे शुभेंदु, अमित शाह के बाद जेपी नड्डा से मिले, ये भी अखबार में छपा है खबर, बंगाल का अखबार में, कि शुभेंदु को कहा गया आप दिल्ली मत घूमो, कलकत्ता में जाके अब काम करो। तो इसलिए वो कलकत्ता से जो दिल्ली आए थे, किस लिए आए थे? उन्होंने आने का पहले कहा था, अमित शाह जी ने बुलाया, क्योंकि ममता जी के साथ 16 मिनट का मीटिंग चर्चा है, तो उन्होंने कहा मेरे को आधा घंटा टाइम दिया अमित शाह ने। वो दिखाना चाहते हैं कि ममता से ऊपर उसका अमित शाह के पास इज्जत है। तो ये पॉलिटिकल फ्लेक्सिंग है सबकी, पॉलिटिकल फ्लेक्सिंग है। तो लेकिन उसके बाद जो खबर छप गया कि उनको कहा गया कि आप बंगाल में वापस जाओ, वहां जाके पॉलिटिक्स करो, यहाँ आने का जरूरत है नहीं। तो ये बीजेपी के लिए सचमुच एक जो उसका जो कामयाबी मिला था, वो ठीक से उसको कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा है। बहुत ही डिवाइडेड हाउस है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसको खास तौर पर साथ साथ ममता दिखा रहा है कि मेरे साथ अमित शाह, नरेंद्र मोदी साथ साथ है, दोनों साथ साथ हमसे मीटिंग कर रहा है। आजकल यहाँ पे प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट है उद्घाटन के लिए मोदी जी आ रहा है हमारे साथ। वो पता नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मोदी जी से अलग मीटिंग करना चाहते हैं, जैसे अमित शाह से किया था, और अमित शाह उसको मान भी लिया। अमित शाह गया था उनका दफ्तर में, पहली बार कि स्टेट सेक्रेटेरिएट में गृह मंत्री जा रहा है। स्टेट सेक्रेटेरिएट के बगल में इंटर स्टेट काउंसिल का मीटिंग था, वो भी जो नवान्न सेक्रेटेरिएट, नवान्न हावड़ा में जो आजकल सेक्रेटेरिएट है, राइटर्स बिल्डिंग नहीं है, पुराना वामपंथी जमाना का। तो इसलिए तो अमित शाह भी जो उसके साथ मिला, वो जो फोटो निकला, इसमें बहुत सारी चर्चा है। सीपीएम वाला तो डायरेक्टली कहा है कि ये सेटिंग कर रहा है, कांग्रेस भी कहा है, अधीर चौधरी भी बयान दिया, ये बीजेपी का और ममता का सेटिंग हो रहा है। सेटिंग किसके लिए? देखिए, ममता के लिए सिर्फ लोकसभा ये समझ गया कि ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के लिए जितना मुहिम चला रहे थे पहले जीतने के बाद, उससे थोड़ा वो पीछे हट गया है। अभी वो बंगाल में ही कंसंट्रेट कर रहा है। उनका लक्ष्य है
आपका 24 का लोकसभा चुनाव। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 26 में जो विधानसभा है, विधानसभा में तो वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि बीजेपी अगर उनका मेन ओपोनेंट होता है, वो ममता के लिए पॉलिटिकली फायदेमंद होता है, क्योंकि वहां पे जो माइनॉरिटीज वोट है, जो कहा जाता है 26-27%, अनऑफिशियली 30%, वो कॉन्सेंट्रेट होता है ममता के। बीजेपी के खिलाफ जितना ममता आगे चलाएंगे उतना पॉलिटिकल फायदा होगा, और बीजेपी के लिए भी अच्छा है कि वो मेन अपोजिशन स्पेस उसको मिल रहा है। हो सकता है कि एक दिन ममता को वो टक्कर दे पाएंगे और ममता का ऑल्टरनेटिव के रूप में उभरेंगे, लेकिन इसके पहले उसको घर संभालना होगा जी। घर के लिए बहुत समस्या हो रहा है बीजेपी का। ममता बीजेपी को अपना घर संभालना होगा, और फिर यहाँ पे जब शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह की मीटिंग की खबरें चलती हैं, तो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ये कहती है कि ये गए थे अमित शाह से मिलने शारदा स्कैम के केस में, जिसकी जांच चल रही है शुभेंदु अधिकारी पे, उसके लिए मिलने गए थे। तो उन पर ये भी काउंटर आरोप लगते हैं। मैं जयदीप जी के पास चलता हूँ। जयदीप जी, आई एम सॉरी आपको वेट कराया सर। अब ये सवाल है, जिस बातचीत को ही थोड़ा सिरा पकड़ के चलें, इन सब सवालों में ममता बनर्जी क्या पॉसिबली अचीव करना चाह रही होंगी केंद्र के साथ, जो उनकी नज़दीकी बढ़ रही है अगर, तो उसमें क्या पॉसिबली वो अचीव करना चाह रही होंगी पॉलिटिकली, डेवलपमेंट के केस में? और अगर जो ये कयास लग रहे हैं लंबे समय से कि ममता केंद्र की पॉलिटिक्स में जाएंगी, तो ममता की जगह राज्य में कौन कमान संभालेगा? जयदीप जी नमस्कार। अच्छा, मुझे ये नहीं लगता है कि ममता के साथ कोई बीजेपी के साथ और ममता कोई समझौता हुई है। ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी एक और ये पहले मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। ये जब लेफ्ट जब पावर में थे बंगाल में, तब यही होता था। लेफ्ट लीडर्स जैसे ज्योति बासु स्पेशली, वो दिखाते थे कि हम इंदिरा गांधी के बहुत करीब है, मेरा डायरेक्ट लिंक्स है इंदिरा गांधी के साथ। स्टेट का जो कांग्रेस का जो नेता है, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये छुटमुट कोई नेता है, मुझे तो वो कांग्रेस टॉप लीडरशिप से, स्थानीय लोगों को ऐसे मतलब छोटे हैं, हमसे ज्यादा कद के, ये ममता भी शायद ये चाह रही है, लेकिन ममता का ये कैलकुलेशन पूरा गलत है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में बहुत अंतर है। कांग्रेस वैसे बीजेपी वो कांग्रेस के जैसा पार्टी नहीं है कि वैसा कुछ करेगा और स्टेट लीडर्स को इग्नोर करके ये करेगा। मुझे एक चीज इसमें बोलना है कि एक गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जब एक चीफ मिनिस्टर के साथ मिलना, ये तो स्वाभाविक है, ये हर स्टेट में होता है। कभी भी अगर अमित शाह इतने स्टेट में जाते हैं, स्टेट कैपिटल में, तब हमेशा मिलते हैं चीफ मिनिस्टरों से, मंत्रियों से, प्राइवेटली बात होता है, प्रधानमंत्री जाता है। ये वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल माहौल इतना खराब है, इतना रंजिश है दो पार्टियों में, कि ये इसको लगता है कि जो स्वाभाविक है बाकी का देश में, कि एक गृह मंत्री या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिले, ये यहाँ लगता है बहुत अननेचुरल है। ये बात नहीं होना चाहिए एकदम, नंबर 1। नंबर 2 है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं अपना केंद्रीय कार्यक्रम में, इसमें ममता का कोई लेना देना भी नहीं है। ममता को इनवाइट किए गए हैं। वो अभी ममता क्या चाहती है, जो आपका जो सवाल है, ममता के पास स्टेट का तिजोरी खाली है, स्टेट को पैसा चाहिए। ममता देख रही है कि वो अगर थोड़ा, उसका आशा है कि अगर वो थोड़ा केंद्रीय सरकार से थोड़ा पहले जैसे क्रिटिसाइज ना करे, थोड़ा क्रिटिसिज्म दबा दे, थोड़ा ठीक से व्यवहार करे, तो शायद उससे उसको पैसा मिल सकता है। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में पैसा अटका हुआ था, अभी फिलहाल मिली है। मनरेगा में पैसा स्टेट का बहुत सारे ड्यूज है, लेकिन ये ड्यूज इसीलिए है कि उसमें ऑडिट में बहुत घोटाला मिला गया है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में मैं बता दूं आपको, कई सारे डिस्ट्रिक्ट, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, मुझे जानकारी है, मुझे आंकड़े हैं कि जितने मैंडेज दिखाया गया, नंबर ऑफ वर्कर्स उस डिस्ट्रिक्ट में टोटल उससे कम है। तो ये घोटालाबाजी का बहुत सारे इंफॉर्मेशन और प्रूफ
केंद्र सरकार के पास है, इसीलिए वो बोले हैं कि उसलिए वो पैसा नहीं दिया पहले इतने देर तक। हाँ, क्योंकि लोकली ममता की बहुत किरकिरी हुई है। शिक्षक भर्ती घोटाला में ममता बनर्जी की सरकार की काफी किरकिरी हुई है, जिसमें बीजेपी काफी उनको टैकल कर रही है या करने की कोशिश कर रही है अपने तरीकों से जी। लेकिन जिस फाइट की बात कर रहे हैं सर आप, और जिस फाइट की बात जो अब एकदम एविडेंट है, शुभेंदु अधिकारी बनाम दिलीप घोष, क्या जिस फाइट के बारे में बात हो रही है कि बीजेपी को ये अगर 2024 का रास्ता बनाना है, पंचायत चुनाव में जीत लानी है, तो अपनी बीजेपी को, बंगाल बीजेपी की इन फाइटिंग को रोकना पड़ेगा। तो क्या इस इन फाइटिंग को रोकने के लिए बीजेपी कुछ काम कर रही है? क्योंकि ऐसा होते नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सवाल लाजिम है। इसमें देखिए, नड्डा जी उस दिन जो केंद्रीय का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है, सुभाष सरकार, मोतीबाग रेसिडेंस, दिल्ली का मोतीबाग रेसिडेंस में पार्टी का मीटिंग हुआ। नड्डा जी खुद गए। ये सिग्निफिकेंट है कि नड्डा जी कभी अपना ऑफिस में हमेशा मीटिंग करता है, या प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस या होम मिनिस्टर के रेसिडेंस में। इस बार एक जूनियर मिनिस्टर के रेसिडेंस में मीटिंग हुई है, जिसमें दिलीप घोष थे। दिलीप घोष को बुलाया गया, शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया, और भी 2-3 नेताओं थे वहां। पूरा खोल के मीटिंग हुआ। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, देखिए पॉलिटिक्स में सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने इसके अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुआ। शुभेंदु अधिकारी 1-on-1 मीटिंग हुआ। दिलीप घोष के साथ अमित शाह का मीटिंग नहीं हुआ। नंबर 1, ये इस चीज को गौर करना चाहिए। नंबर 2, जो मुझे जानकारी मिला कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, उनको मालूम है, जो लाहिरी जी ने भी बताया था कि अभी बता रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी मास लीडर है। शुभेंदु अधिकारी जितने एक मीटिंग में जितने क्राउड इकट्ठे कर सकते हैं, जितने लोग आते हैं, वो दिलीप घोष का 10 लोग भी नहीं होगा। दिलीप घोष घूम फिर के यहाँ अब हर सुबह जाता है चाय पीने, एक ही 10-12 चमचा लेके जाते हैं, वही बैठते हैं और 2-3 लोकल लोगों को लेके वो एक चाय पर चर्चा जैसे दिखाते हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। दिलीप घोष का ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स नहीं है, वो सबको मालूम है। तो इसीलिए केंद्रीय बीजेपी का केंद्रीय सेंट्रल लीडरशिप को भी मालूम है कि ये शुभेंदु से ही काम चलेगा। जैसे हम अगर और एक स्टेट का एग्जाम्पल ले, असम के, वहां कांग्रेस से जो नेता आया था हेमंत बिस्वा शर्मा, उससे ही काम चलाए। बीजेपी उनके ऊपर ही निर्भर है पूरा नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को चलाने के लिए। सिमिलरली यहाँ भी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर ही उनका भरोसा रखना पड़ेगा। दिलीप घोष से कोई काम नहीं चलेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व को भी मालूम है। ये बात यहाँ ये है कि दिलीप घोष के पीछे आरएसएस और जितने वो बीजेपी का जो पुराना जो कोर नेता लोग हैं बंगाल में, उनका सपोर्ट है। उन्होंने सपोर्ट करता है, उन्होंने बैक करता है दिलीप घोष को, क्योंकि दिलीप घोष उन्हीं का लोग है, ये उन्हीं का आदमी है। लेकिन शुभेंदु आए हैं दूसरे एक पार्टी से, बस वो इतना ही है। लेकिन ये मुझे लगता है, पता नहीं मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन लगता है और 2-3 महीने में जो अल्टीमेटम दिया गया दोनों को कि आप लोग एक साथ काम कीजिए, अगर ये एक साथ काम नहीं करेंगे तो एक का सर गिरेगा। अभी वो एक जो आदमी है, दोनों का तो हटा नहीं सकते, एक को हटाएगा। मुझे लगता है जिसको हटाएगा वो है दिलीप घोष। दिलीप घोष को ऑलरेडी स्टेट से हटाया दिया था, उनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट किया। उनको अभी दूसरा स्टेट का, साउथ इंडिया का किसी स्टेट में या लक्षद्वीप का इंचार्ज बना देगा। आप जाइए वहां बैठे रहिए, चाय पे चर्चा वहां। मेरा एक सवाल छोटा सा अनुत्तरित रह गया। अगर ममता केंद्र की पॉलिटिक्स की तैयारी कर रही हैं, तो राज्य में ममता की जगह कौन ले सकता है? कौन से वो तृणमूल के नेता हैं जो इस समय ममता की बात को राज्य में इंप्लीमेंट करेंगे, ममता के बिहाफ पे राज्य में काम करेंगे? अभिषेक बनर्जी, और कोई और नेता नहीं है, सिर्फ अभिषेक और अभिषेक बनर्जी है। केवल अभिषेक बनर्जी? एकदम। गौतम जी, आप इस बात से राब्ता रखते हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक को ग्रूम किया जा रहा है ना कि पार्टी में अभी सेकंड मैन जो अगर कोई होता है तो अभिषेक ही है। और अभिषेक के साथ लड़ाई के कारण ही शुभेंदु बाहर हुए हैं, क्योंकि शुभेंदु उतना ज्यादा पॉपुलर लीडर थे कि अभिषेक के साथ जो उनका जो विरोध, वो कोई आइडियोलॉजिकल विरोध नहीं है, वो विरोध था लोकप्रियता का विरोध, कौन लोकप्रिय ज्यादा है। इसलिए अभी अभिषेक के सामने कोई ऐसे लीडर नहीं है जो अभिषेक को चैलेंज कर सकता है। पार्टी का कमांड
अभिषेक तो सीधा अभी जिला सफर कर रहा है, जाके लोगों को बोल रहा है पंचायत में किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। किसी वो पंचायत प्रधान के खिलाफ शिकायत है तो उनको मंच से कहा जाता है कि आप इस्तीफा दो। उन्होंने इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर भी डायरेक्ट जाता है, तब इस्तीफा दे देते हैं। बाकी कोई भी दे दिया है, 2-3 घटना ऐसे हुए हैं। तो आपको पब्लिकली दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी का जो संगठन वो अभिषेक का हाथ में है। ममता लार्जर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया है। अगर ममता सेंटर में आते हैं, मतलब क्या सेंटर में एक तो प्रधानमंत्री बनेंगे तभी आ पाएंगे ना, ममता तो सेंटर मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आएंगे, मुझे नहीं लग रहा है। तो इसलिए वो तो अभी संभावना बहुत दूर ही लगता है, क्योंकि सारे ऑपोजिशन कितना उनको एक्सेप्ट करेंगे ये भी एक देखने वाली बात है। भले ही वो 40 सीट जीते, क्योंकि देखिए मुलायम सिंह भी एक बार जीते थे बहुत सीट, उसको यूपीए ने दरकिनार कर दिया था। तो इसलिए ऑपोजिशन में की भी एक्सेप्टेबिलिटी का एक बात है। और फिलहाल वो कांग्रेस से जैसे दुरिया कर रही है, इससे तो भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप खुश होंगे, क्योंकि उनका चाहते हैं कि कांग्रेस जितना वीक हो उतना अच्छा है, कांग्रेस के साथ कोई ना जाए। कम से कम टीएमसी दिखा दिया कि हम कांग्रेस के साथ है ही नहीं। पार्लियामेंट में फ्लोर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लेकिन बाहर पॉलिटिकल जो है, जैसे आज देखिए आप कानीमोड़ी को दिखाई दिया राहुल गांधी के साथ, वही लेटर सुदीप बंदोपाध्याय के पास था, सुदीप बंदोपाध्याय रिजेक्ट कर दिया, नहीं गया। तो राहुल का मतलब लीडरशिप मानना पड़ेगा, वो राहुल का लीडरशिप मानने के लिए तैयार है नहीं। तो इस बीजेपी को पॉलिटिकली भी सूट कर रहा है, शायद इसीलिए एक गुड जेस्चर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई जा रहा है, वो लोग दे रहे हैं कि ना ममता बनर्जी जो लार्जर जो बीजेपी का इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में ममता बनर्जी कम से कम साथ तो नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं कर रहा है कि जैसे बीजेपी का नुकसान हो। तो ममता कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा ताकत बन सकता है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो ये बीजेपी छूट के, इसलिए अमित शाह गृह मंत्री जा रहा है, गृह मंत्री उनका दफ्तर में जा रहा है, उनका अपना चीफ मिनिस्टर का कक्ष में जा रहा है। अभी पता नहीं, देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी कैसे करते हैं। निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है आजकल जो मन हमें दिखाई दे रहा है, आपको पता होगा G20 का जो सिंबल है जिसमें कमल निशान है जी, वो कमल निशान की ममता ने पहले आलोचना की थी, लेकिन जब दिल्ली में आए मीटिंग में थे, मीटिंग में कहा नहीं ये इशू नहीं है, इसमें गलत मैसेज जाएगा। अच्छा, ममता ने मीटिंग में ये मीटिंग में अपना ही स्टैंड पलट दिया, आपने स्टैंड ही पलट दिया, ये कमल का समर्थन कर दिया, बोला ये इंटरनेशनल इशू है, इसमें हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो ये तो बीजेपी के लिए खुशी का बात है ना। मोदी जी का सुनने में बहुत अच्छा लगा कि कम से कम जब सीताराम येचुरी ने सवाल उठाया था ये, तो ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट किया था कि यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, देश का इज्जत का सवाल है। अच्छा, वहां पे सीताराम येचुरी ने सवाल उठाए तो ममता पलट गई। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बंगाल में इधर बीच काफी सारे फिल्मी सितारे इकट्ठा हो रहे हैं। और फिल्मी सितारे कुछ बोल के आते हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, तमाम लोग भी हैं। शाहरुख खान को तो मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ शाहरुख को बचपन में ही गांव गिरात में ना शाह नहीं बोला जाता है, शाहरुख खान बोल लेते हैं, तो मेरे मुंह से भी वैसे ही निकल जाता है, तो माफ कीजिएगा। तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान वगैरह ये लोग जुट उठ रहे हैं अपना, वहाँ पे अभिव्यक्ति की बात हो रही है और अभी हम जिंदा हैं टाइप के डायलॉग हो रहे हैं। ये किस तरह की प्रैक्टिस हो रही है? ये एक नवीन किस्म की प्रैक्टिस है या ये यूपी में जैसा सैफई महोत्सव होता था उस तरह की प्रैक्टिस है, जहां पे सैफई में कई सारे फिल्मी सितारे जमते थे, मुलायम सिंह यादव के जो का पैतृक गांव है वहां पे, और वहां पे एक जलसा होता था? क्या किस तरह की प्रैक्टिस हो रही है ये सर? नहीं, एक तो जो पॉलिटिकल कल्चर अगर कहेंगे तो थोड़ा इसमें बदल रहे हैं, क्योंकि पहले जो दक्षिण भारत में दिखाई देता था पॉलिटिकल सितारा, जो फिल्मी सितारा पॉलिटिक्स में आते थे, उसका जन समर्थन मिलता था। बंगाल में आपको पता होगा बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार राजेश खन्ना भी हार गए थे, इसलिए वहां पे सिर्फ बॉलीवुड स्टार होने से ही आप जीत पाएंगे ऐसे नहीं है। लेकिन हाल में ममता बनर्जी जब से आए हैं, फिल्म सितारों को खास तौर से शुरू किया टॉलीवुड से, टॉलीवुड का जितना फिल्म सितारा है सबको टिकट दिया, एमपी बनाया, विधायक बनाया, सारे टॉलीवुड अभी ममता का हाथ में है। दूसरी बात, क्योंकि इनका एक जन समर्थन होता है, टॉलीवुड जो फिल्म स्टार है, सितारों है, इसको देख के लोग जुट जाते हैं। अगर वो सितारा किसी को समर्थन करते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा, तो इन पार्टी को ही समर्थन करना चाहिए। अमिताभ बच्चन तो मीटिंग में ये भी बोल दिया कि मैं बंगाल का जमाई हूँ,
भले ही जया भादुरी मध्य प्रदेश में रहते थे, बंगाल में नहीं रहते थे, उनका पुराना रिश्ता बंगाल में था, बोला मैं बंगाल का परमानेंट जमाई हूँ। और शाहरुख खान को तो ममता बनर्जी बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। हाँ हाँ, उनकी टीम बंगाल कोलकाता नाइट राइडर्स के तो मालिक ही रहे, वो मालिक ही रहे, और ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, वेस्ट बंगाल स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। तो ये जो है, उन्होंने जब बातचीत भी कहा, थोड़ा वहां पे ममता बनर्जी का जो समर्थक है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंस है, उसको अच्छा लगा कि अमिताभ बच्चन जी भी आजकल आजादी का, बोलने का आजादी का ऊपर बात कर रहे हैं। जो थोड़ा बंगाल इंटेलेक्चुअल्स है, ज्यादा तौर पे लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स अगर आप कहेंगे, उनका तो सुनने में बहुत बढ़िया लगा। वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी तो ममता के साथ जा सकते हैं। वो 21 में गया था, तो उसको शायद ममता कंसोलिडेट कर रहा है पॉलिटिकली, मुझे ये लगा। इसलिए अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, रानी मुखर्जी, शाहरुख खान सब एक मंच पे उपस्थित थे। ये तो अमिताभ शाहरुख खान शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इकट्ठे एक जगह पे है, एक मंच पे, एक दूसरे के लिए जो भाषण दिया आप सबने सुना है, और दोहराना नहीं है, सबको पता ही है क्या कहा। जो बेसिकली जो कहा वो थोड़ा लार्जली ब्रॉडली बीजेपी का अगेंस्ट भी आप कह सकते हैं। लेकिन इस पे बीजेपी का काउंटर भी मजेदार है। बीजेपी कह रही है कि फिल्मी सितारे ये बोल रहे हैं बंगाल में अभिव्यक्ति के संदर्भ में बोल रहे हैं, वो देश के संदर्भ में नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी ने अपना इस पे अपना काउंटर डेवलप किया है। ठीक ना, और तो सही बात, ठीक ही किया है, जो किया है उसको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन बंगाल का जनता वो उसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया जी। जो अमित मालविया का जो ट्वीट था उसका उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ है। एक्सेप्ट फॉलोइंग सब देखेंगे, उतना फॉलोइंग भी नहीं हुआ बंगाल से, फॉलोइंग उतना नहीं हुआ है। लेकिन पता है कि ममता बनर्जी क्लेवरली अब एक पॉलिटिकल जो कंसोलिडेशन जिसको कहा जाता है, जो भाजपा को दिखाई नहीं दे रहा है, जो होना चाहिए था, वो ममता कंसोलिडेट कर रहा है अपना वोट बैंक, बियॉन्ड अपना वोट बैंक, जो उसके ऊपर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप आ रहा है सरकार के ऊपर। हर चीज में घोटाला का खबर आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर घोटाला का खबर है। जिसको मकान है उसको मकान मिल रहा है, सारे नेता को मकान मिल रहा है। ये जो चीज चल रहा है बंगाल में, इससे थोड़ा ध्यान हटाने के लिए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान लोग उसमें चर्चा करेंगे, घोटाला में कम करेंगे। जयदीप जी, घोटालों की बात हो रही है, और घोटाले मेरे ख्याल से वो सॉफ्ट स्पॉट है, वो हरे घाव हैं जिनको बीजेपी को पता है कि इन घावों पे थोड़ी सी नज़र बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि इससे राजनीतिक इनरोड्स मिल रही हैं। जो कथित घोटाले हैं, कैटल स्मगलिंग वाला जो पूरा केस है, और शिक्षक भर्ती स्कैम है, अनुव्रत मंडल वाला जो केस, अभी उनको अब वो जा रहे थे दिल्ली, उनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था। बंगाल पुलिस ने एक पुराने मामले में अरेस्ट कर लिया, कहा गया कि भाई आप बंगाल, इनको भी दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। तो मतलब टीएमसी में भी काफी लूप होल्स हैं, कई सारे ग्रे एरियाज हैं जहां पे बीजेपी बार बार हिट कर रही है। और इन सब के बीच में, इन ग्रे एरियाज के साथ साथ इन सब के बीच में ऐसी चीजें भी हैं जिससे मतलब हमारे यहाँ लोकली कहते हैं जिससे आदमी पिनक जाता है, पिनकाने का काम। बंगाल के 10 जिलों में बीएसएफ की तैनाती हो जा रही है, उससे कहा जा रहा है 20-21 लोकसभा सीटें प्रभावित हो रही हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ममता बनर्जी को और टीएमसी सरकार को पीएम पिनकाने वाला स्टेप है। तो क्या ये चीज़ें कितनी फलीभूत होंगी, कितनी ग्राउंड पर असर डालेंगी, और बीजेपी को जो ग्राउंड चाहिए अभी बंगाल में, जो उनको ग्राउंड चाहिए, उसमें कितनी मदद करेंगी ये चीज़ें, या कुछ दिन में सब कुछ सबसाइड होने वाला है? जी, ये जो घोटाले जितने सारे हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या है जो गांव के लोगों, और अभी आगे है गांव पंचायत इलेक्शंस है अगले साल, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो तृणमूल का भी ये डर है कि ये जितने घोटाले हैं, स्पेशली शिक्षा घोटाले या कैटल स्मगलिंग नहीं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, 100 दिन का काम, ये सब में जो घोटाला है, जितने सारे ये रूरल स्कीम्स में, रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल सोशल वेलफेयर स्कीम में जितने घोटाले हैं, वो डायरेक्टली गांव के लोगों को इफेक्ट किया है। और तृणमूल का ये डर है कि ये इलेक्शन में इसका प्रभाव होगा, पंचायत इलेक्शन में। इसीलिए तृणमूल ने एक अच्छा स्ट्रैटेजी निकाला है
जो अभिषेक बैनर्जी अभी जाके बहुत सारे जगह में मीटिंग्स कर रहे हैं, ममता भी जाएगी, अभी मीटिंग शुरू कर दिया है, मीटिंग जाएगी अभी रूरल एरियाज में। तो ये अपने आप को, लीडरशिप को ये घोटाले से डिस्टेंस करने के लिए अभी अभिषेक बैनर्जी 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स को बोल रहे हैं, आप पंचायत ऑफिशियल्स को बोल रहा है कि आप लोग रिजाइन करो, आप काम नहीं कर रहे हो, आप रिजाइन करो। वो खुद दिखाना चाहते हैं कि लीडरशिप बहुत अच्छे हैं, हमारा पार्टी का लीडरशिप बहुत अच्छा है, हम करप्शन या कोई घोटालाबाजी हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वो बोले भी हैं पार्थ चाचा जी का इलेक्शन में कि हम हमारे पार्टी में किसी करप्ट लोगों का कोई जगह नहीं है। तो ये अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत अच्छा है। और बीजेपी का इसमें क्या है कि बीजेपी जितना भी इसको हाईलाइट करना चाहे क्या या इसका एडवांटेज लेना चाहे, जब तक बीजेपी में यूनिटी ना हो उनके लीडरशिप में, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। क्योंकि वर्कर्स लोग जब देख रहे हैं, बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल ग्रासरूट लेवल वर्कर हैं, वो जब देख रहे हैं हमारा नेता खुद लड़ाई कर रहे हैं, तो वो कभी भी अपना पार्टी के लिए काम नहीं करेगा, वो उतना एंथुसियास्टिकली कभी काम नहीं करेगा। तो जितना घोटाले का असर हुआ है, जो एंटी इनकम्बेंसी है अभी रूरल एरियाज में ममता जी के खिलाफ और तृणमूल के खिलाफ, उसको अगर बीजेपी एडवांटेज लेना चाहता है उसका, तो बीजेपी को यूनाइटेडली काम करना पड़ेगा, नहीं तो पंचायत इलेक्शन भी हारेंगे, बुरी तरह से हारेंगे। जी गौतम जी, लास्ट कमेंट, फिर विल मूव टू नेक्स्ट सेशन। 1 सेकंड। हाँ, देखिए बात तो सही है कि जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में नाराजगी है ये भ्रष्टाचार लेके, क्योंकि जो जेन्युइन लोग है उसको जो लाभ नहीं मिल रहा है, नाराजगी है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरे तो शंका ही है कि बंगाल में पंचायत चुनाव कैसे होगा। जो अभी जयदीप जी ने भी कहा कि बीजेपी का अंदर जो कानूनी मसला है उसको ठीक करना पड़ेगा, मेरे तो लगता है कि पहली बार ऐसे होगा कि केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को पंचायत का टिकट देना पड़ेगा, क्योंकि वो टिकट देने में बहुत ज्यादा झंझट होगा। अभी से तो दिखाई दे रहा है, इसका शुभेंदु का गुट का लोगों को ज्यादा मिलेगा कि दिलीप घोष का लोगों को मिलेगा टिकट, ये लेके प्रॉब्लम अभी से शुरू हो गया है। कुछ पुराना लीडर जो पार्टी का स्टेट सेक्रेटरीट में रहा है उसको बाहर कर दिया गया है, वो लोग भी कहीं ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो लोग भी बैठे नहीं है, वो साथ साथ दिलीप घोष को मदद भी कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, बंगाल में जो रूरल एरिया में एक अद्भुत सिस्टम तय हो गया है, जो वामपंथी के जमाना में भी थे, कि जो गांव में डिसाइड करते हैं इनको लाभ दिया जाता है। ये एक लाभार्थी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर बोलेंगे, वो हो सकता है कि ग्रामीण माफिया हो, जो भी है, ये पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन सब कंट्रोल करते हैं, पुलिस भी उससे डरते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से आप ऐसे बाकी जगह पे जैसे देखते हैं कि सो कॉल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यहाँ पे ऐसे कुछ होगा कि नहीं, मुझे अभी भी डाउट है। नहीं होगा तो ममता के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि 2008 जो लोकसभा चुनाव का पहले जो लोकसभा पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग नाराज से वोट भी नहीं देने आए थे। वो सारे लोकसभा चुनाव में वोट दिया ममता बनर्जी के खिलाफ, तभी भी बीजेपी को 18 सीट मिले थे। कारण तब केंद्रीय सेंट्रल फोर्सेस और सारे इलेक्शन कमीशन, नेशनल इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटर कर रहे थे। पंचायत का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेंगे, वो राज्य सरकार के हाथ में है। तो अगर, लेकिन एक पॉलिटिकल फॉल आउट होता है, अगर जबरदस्ती आप मैंडेट हाईजैक करोगे तो उसका रिएक्शन 2024 में होगा ही, जैसे 18 में हुआ, 19 में हुआ था। ये ममता बनर्जी को जैसे अभिषेक इसलिए सारे जगह पे घूम के एक मैसेज देने का कोशिश कर रहा है, बार बार वो बोल रहा है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होना है, चुनाव में कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसलिए इन लोग दिखाना चाहते हैं कि हम हिंसा रोकने के प्रयास किया है। लेकिन जो गांव में, जो जिला शहर में जो तृणमूल का जो सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम जो भी बन गया है, वो नहीं चाहेंगे वो अपना क्षमता छोड़ने के लिए, वो किसी तरह से उसको रखने के लिए हर टाइप का कदम हर उठाएंगे। जनरल इलेक्शन में मैंने देखा बंगाल में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उतना हावी नहीं होता है। नारदा शारदा तो पहले भी थे, क्या हुआ, कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे। कितना लोग नुकसान हो गया शारदा चिट फंड में, कहाँ वोट में रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं है। लेकिन पंचायत में होता है,
पंचायत में हो सकता है। तो ये देख, मैं अभी कोई फाइनल राय नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको देखना पड़ेगा दो चीज, बीजेपी कैसे अपना घर संभालते हैं जी और दूसरे साथ साथ कितना सचमुच अभिषेक जो बोल रहा है, सचमुच 2024 को देखते हुए कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर पाते हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन और बंगाल के चुनावों में तो चुनावी हिंसा भी एक मुद्दा होती है। जब विधानसभा चुनावों में इतनी हिंसा देखने को मिली, तो पंचायत चुनाव जहां पे यूपी समेत दूसरे जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो हिंसा की खबरें जहां से आती हैं, तो बंगाल के बारे में फिक्र और बढ़ जाती है, बंगाल के बारे में और सोचा जाने लगता है, बंगाल को और ज़्यादा ध्यान से देखा जाने लगता है।